Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine and ready to study today's lecture. So आज हम किस टॉपिक के बारे में बात करेंगे? आज हम बात करेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में। उससे पहले जो बच्चे हमारे चैनल पे नए हैं, आई विल आस्क यू और आई विल रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब आवर चैनल टू एंजॉय द मैजिक ऑफ लर्निंग। आइए अब स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, दैट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। क्या है आज का टॉपिक? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। सो इस स्टेटमेंट या इस टॉपिक से हमें क्या समझ में आ रहा है कि करंट जो है वो क्या प्रोड्यूस करती है? हीट प्रोड्यूस करती है। अच्छा, करंट हीट क्यों प्रोड्यूस करती है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? तो इसमें जो बेसिक रीजन है बच्चों क्या होता है, हमने रेजिस्टेंस में भी पढ़ा था कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जब फ्लो होते हैं तब हम उसे क्या कहते हैं? करंट कहते हैं। इन दैट प्रोसेस उसमें क्या होता है? दे कोलाइड अमंग देयरसेल्फ, अपने आप में भी कोलाइड करते हैं, और जो फिक्स्ड एटम्स होते हैं या जो फिक्स्ड पार्टिकल्स होते हैं ये उनसे भी जाके कोलाइड करते हैं। तो इन द प्रोसेस होता क्या है? उनके पास होती है उस समय काइनेटिक एनर्जी, और जब वो कोलाइड करते हैं तो वही काइनेटिक एनर्जी का कुछ पार्ट किस में कन्वर्ट हो जाता है? हीट एनर्जी में। और यही रीजन है कि किसी डिवाइस में जब करंट फ्लो करती है तो वो उस डिवाइस में हीट डेवलप होती है। तो इसके अंदर फिर हमें क्या पढ़ना होता है? इसके अंदर हमें पढ़ना होता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या है? ये बेसिकली रिलेशन है हीट एनर्जी का कुछ अदर पैरामीटर्स से। तो लेट्स सी व्हाट इज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। So Joule's law of heating suggests you children, or it tells you that there are three factors on which the heat developed during this process depends. तो किन किन फैक्टर्स पे वो डिपेंड करता है, उनके बीच का रिलेशन ही हमें क्या बताता है? जूल्स लॉ हमें यही उनके बीच का जो रिलेशन होता है वो बताता है। तो पहला रिलेशन हमें क्या बताता है? H is directly proportional to I square, where I square क्या है? स्क्वायर ऑफ करंट, स्क्वायर ऑफ करंट। ओके, आई क्या है? स्क्वायर ऑफ करंट। तो हीट जो होती है, दैट इज आई एम रिप्रेजेंटिंग हियर इट विद एच, तो हीट जो होती है स्क्वायर टाइम ऑफ करंट पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? सेकंड फैक्टर है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। तो यहाँ आर क्या है? अपना रेजिस्टेंस। तो ये और किस पे डिपेंड करती है? ये डिपेंड करती है जो हीट डेवलप होती है पर्टिकुलर वायर में या किसी भी कंडक्टिंग डिवाइस में ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। किस पे डिपेंड करता है? रेजिस्टेंस पर। ओके, नेक्स्ट और किस पर डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा टाइम पर। इट डिपेंड्स ऑन टाइम। जितनी ज्यादा देर तक किसी डिवाइस में करंट फ्लो करेगा उसमें उतनी ज्यादा हीट डेवलप होगी। तो ये जब आप तीन इक्वेशन आपको मिल गए, तीन प्रोपोर्शनैलिटी मिल गई, इन तीनों को जब हम कंबाइन करते हैं तो हमें मिलता है H इज प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आर टी। और जब हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो विल गेट इट एज H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी एंड अ कांस्टेंट K। व्हेन या वेयर दिस K which is the constant of proportionality is 1, then we have a formula H is equals to I square RT, and this is the formula of heat energy developed in a current carrying device. Okay, I hope आपको ये समझ में आया होगा। Good, चलिए इसके बाद जो हमें टॉपिक डिस्कस करना है that is the applications of Joule's law. So let's start with that. So हम बात करेंगे अब applications of Joule's law. एप्लीकेशन ऑफ जूल्स लॉ में क्लास 10th स्टैंडर्ड में आपको बेसिकली तीन तरह के एप्लीकेशंस पढ़ने हैं, और इनसे ही मिलता जुलता एप्लीकेशन आपसे एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो आइए डिस्कस करते हैं इस तीन तरह के एप्लीकेशंस के बारे में। और इनसे डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते बच्चों, यहाँ पे रीजन बेस्ड क्वेश्चंस एग्जाम में हमें देखने को मिलते हैं। तो पहला जो आप एप्लीकेशन देख पा रहे होंगे वो क्या लिखा हुआ है? इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन और एनी इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइसेस चिल्ड्रन वर्क्स ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो जनरली हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट को यूज करके जो डिवाइसेस काम करती हैं वो जनरली किससे बनी होती हैं?
अलॉय से बनी होती है। तो हीटिंग डिवाइसेस जनरली किसकी बनी होती हैं? निक्रोम की बनी होती है। जनरली किसकी बनी होती हैं? निक्रोम की बनी होती हैं। इट इज एन अलॉय एंड इट इज हैविंग अ वेरी हाई रेजिस्टिविटी चिल्ड्रन। तो एग्जाम में पूछा क्या जाता है, व्हाई निक्रोम? व्हाई निक्रोम इज यूज्ड एज heating element for electric heater or for electric iron or any other electric heating device। तो वहां पे क्यों पूछा जाता है कि आपसे निक्रोम ही यूज किया जा रहा है। तो इसके दो परफेक्ट कीवर्ड्स हैं लिखने के। सो व्हाट इज द थिंग दैट इज मेकिंग इट सुटेबल फॉर दिस पर्पस? क्या है ऐसा जो इसको सुटेबल बना रहा है? दैट इज इट्स हाई रेजिस्टिविटी। और सेकेंड फैक्टर जो आपको अपने रीजन बेस्ड क्वेश्चन में लिखना होगा वो लिखना होगा हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो since nichrome is having high resistivity and it has high melting point, that is why it is very useful or it is suitable for using it as a heating element for these devices. Good। चलिए सेकेंड पॉइंट क्या लिखा हुआ है देखिए, इलेक्ट्रिक बल्ब ग्लोज व्हेन करंट फ्लोज थ्रू द फिलामेंट ऑफ द बल्ब। तो होता क्या है, फिलामेंट ऑफ द बल्ब आपका बना होता है टंगस्टन से। किससे बना होता है बच्चों? टंगस्टन से। ओके, किससे बना होता है? टंगस्टन से। अब एग्जाम में क्या पूछा जाता है, व्हाई इट इज मेड अप ऑफ टंगस्टन, व्हाई द हीटिंग एलिमेंट इज मेड अप ऑफ टंगस्टन, या व्हाई द फिलामेंट ऑफ द बल्ब इज मेड अप ऑफ टंगस्टन। तो आपको यहां पे भी वही आंसर है जो आपने निक्रोम के लिए लिखा था, दैट इज व्हाई टंगस्टन इज यूज्ड बिकॉज ऑफ इट इज हैविंग हाई रेजिस्टिविटी and it is having a high melting point। अच्छा, होता क्या है बेसिकली, जब ये डिवाइसेस हीट होती हैं तो ये रेड हॉट हो जाती हैं या व्हाइट हॉट हो जाती हैं, और व्हाइट हॉट होने पे ये ग्लो करने लगती हैं। तो ये क्यों होती हैं व्हाइट हॉट, क्यों इतना गर्म हो जाता है? बिकॉज ऑफ इट्स हाई रेजिस्टिविटी एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। अच्छा, कई बार इसमें एक क्वेश्चन और पूछा जाता है बच्चों कि व्हाई these bulbs are filled with noble gases। तो इसका भी आंसर आप देख लीजिए, वाई बल्ब इज फिल्ड विथ नोबल गैसेस। तो इसका आंसर आपका होगा बेटा टू प्रोलॉन्ग द लाइफ ऑफ फिलामेंट। तो जो फिलामेंट आप यूज कर रहे हो दैट इज टंगस्टन, उसकी लाइफ को इंक्रीज करने में नोबल गैसेस का बहुत बड़ा रोल रहता है। अदरवाइज वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा और उसकी कैपेसिटी जो है वो कम हो जाएगी। लास्ट जो आपको एप्लीकेशन पढ़ना है वो है इलेक्ट्रिक फ्यूज इन इलेक्ट्रिक सर्किट मेल्ट्स व्हेन लार्ज करंट फ्लोज इनटू इट। ओके, तो इलेक्ट्रिक सर्किट में जब बहुत ज्यादा करंट फ्लो होता है तो जो फ्यूज होता है वो मेल्ट हो जाता है। तो यहाँ पे कई बार पूछा जाता है कि फ्यूज किससे बना होता है या किन सब्सटेंसेस का मिक्सचर फ्यूज कहलाता है। तो इसका आंसर है बेटा टिन लेड अलॉय। सो यहाँ पे फ्यूज किससे मिलकर बना होता है? फ्यूज जो बनाया जाता है वो टिन और लेड के अलॉय का मिक्सचर होता है। एंड व्हाई इट इज यूज्ड एज फ्यूज? बिकॉज इट इज हैविंग low melting point, because it is having low melting point। क्योंकि इसमें लो मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका, तो ये एक्सेसिव करंट आने पर जब हीट डेवलप होती है तो क्या हो जाता है, ये मेल्ट हो जाता है और सर्किट क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, और इस तरह से आपकी डिवाइसेस जो होती हैं वो सेफ हो जाती हैं। तो ये कुछ 3 एप्लीकेशंस थे जूल्स लॉ के जो आपको एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, और हमने जूल्स लॉ का स्टेटमेंट लिखना होता है। तो जूल्स लॉ का स्टेटमेंट आप सिंपल ऐसे ही लिखोगे जैसे हमने अभी कुछ देर पहले देखा था, दैट इज heat produced in a circuit or heat produced in a conductor is directly proportional to the square of current, second it is directly proportional to resistance, and third it is directly proportional to time, and that is the relation we have for Joule's law, and these are the 3 applications of Joule's law of heating। I hope आपको ये लेक्चर अच्छी लगी होगी।
अगर ये लेक्चर आपको पसंद आई तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर बीइंग हियर चिल्ड्रन। हैव अ नाइस डे अहेड।